बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने बेटियों के बढ़ते कदम पर जताया हर्ष। बोले बेटियां हर क्षेत्र में बना रही नीत नए रिकॉर्ड। रांची में रेलवे की ओर से सांसदों की मंडलीय समिति की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का कनेक्टिविटी पर जोर, रेल सेवाओं के विस्तार पर मंथन। नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आज दूसरा दिन। फिलीपींस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और झारखंड के सीईओ के रवि कुमार के साथ की बैठक। और विद्या की देवी मां सरस्वती की कल होने वाली पूजा को लेकर राज्य भर में विद्यार्थी वर्ग और श्रद्धालु उत्साहित। रांची समेत विभिन्न जिलों में भव्य पूजा आयोजन की तैयारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने सुभाषित की कुछ पंक्तियां साझा कर कहा कि कन्या को लक्ष्मी मानने वाले हमारे देश में 11 वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत हुई थी। यह बड़े गर्व की बात है कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत् फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया। एक कन्या 10 पुत्रों के समान होती है। जो पुण्य फल एक व्यक्ति को 10 पुत्रों के पालन पोषण से प्राप्त होता है, वही फल उसे केवल एक कन्या के पालन पोषण से मिल जाता है। One daughter is equal to 10 sons. The merit that a person attains by raising 10 sons can be obtained by raising just one daughter. स्विट्जरलैंड के दावोस की सफल यात्रा संपन्न कर मुख्यमंत्री अपने विदेश यात्रा के क्रम में दूसरे पड़ाव पर लंदन पहुंच गए हैं। लंदन पहुंचने पर भारतवंशियों और स्कॉलर्स ने परंपरागत तरीके से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। यूके दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री का ऑक्सफोर्ड में व्याख्यान समेत कई कार्यक्रम निर्धारित है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। शाम 4:30 बजे उनका रांची आगमन होगा और वे रात्रि विश्राम लोक भवन में करेंगे। नौसेना प्रमुख कल रांची के सीसीएल सभागार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ विद्यार्थियों को विकसित भारत का विजन देंगे। राजधानी के एक स्कूल में भी उनका विकसित भारत पर संवाद कार्यक्रम निर्धारित है। श्री त्रिपाठी इसके अलावा रांची क्लब में सांसद कला महोत्सव के तहत चित्रकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इधर रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि श्री त्रिपाठी का झारखंड दौरा राज्य के लिए बेहद खास होगा। यह पहला अवसर है जब नौसेना प्रमुख का आगमन भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर होने जा रहा है। राज्य में सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और पराक्रम की वजह से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जैसे बचे खुचे इलाकों में इन राष्ट्र विरोधी तत्वों की घेराबंदी तेज कर दी गई है। मार्च तक नक्सलवाद के सफाई के मिशन को लेकर सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई इनामी नक्सली और उनके बड़े नेता ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 10 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य में दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से
सांसदों के लिए मंडलीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद सुखदेव भगत, जोबा मांझी, कालीचरण सिंह, विद्युत वरण महतो और महुआ माझी समेत रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। रेल सुविधाओं के विस्तार पर इस दौरान लंबी चर्चा चली। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू कल औपचारिक रूप से प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। श्री साहू का रांची में पिछले दिनों चुनाव अधिकारी जुएल ओराम की मौजूदगी में निर्विरोध तरीके से निर्वाचन हुआ था, जिसके बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और पदभार ग्रहण के सिलसिले में दिल्ली चले गए थे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष 24 और 25 जनवरी को विभिन्न जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इधर नई दिल्ली से रांची लौटने के क्रम में उन्होंने सांसद दीपक प्रकाश के साथ दिल्ली में भेंट यात्रा भी की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन रहा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की ओर से मेजबानी कर रहे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अगुवाई में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की। इस दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रबंधन पर विमर्श हुआ। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बेम्बला सिंचाई परियोजना किसानों के लिए विकास की नई उम्मीद बनकर सामने आई है। भूमि अधिग्रहण और तकनीकी अड़चनों के कारण अटकी रही यह परियोजना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पोर्टल पर समीक्षा के बाद तेजी से आगे बढ़ी और 30 जून 2025 को चालू हुई। इसके शुरू होने से विदर्भ क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई, बेहतर फसल उत्पादन, आय में वृद्धि और ग्रामीण रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की बेम्बला नदी पर आधारित बेम्बला सिंचाई परियोजना स्थानीय किसानों के लिए विकास की एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस परियोजना को अप्रैल 2007 में 2685 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य यवतमाल जिले की बाबुलगांव, कालम, रालेगांव और मारेगांव तहसीलों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा देना था। लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कई गंभीर अड़चनें सामने आईं। भूमि अधिग्रहण, अधूरी नहर लाइनिंग और देहड़ी लिफ्ट सिंचाई योजना से जुड़े मुद्दों के कारण परियोजना लंबे समय तक अटकी रही। परियोजना की अहमियत को देखते हुए इसकी पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति पोर्टल के तहत समीक्षा की गई। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति पोर्टल पर समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने समन्वय के साथ काम तेज किया। अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए और नहर लाइनिंग समेत अन्य लंबित कार्य जल्द पूरे किए गए। अक्टूबर 2023 में बेमड़ा प्रोजेक्ट का समावेशन प्रगति पोर्टल में होने के वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट का काम जो फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गया। अब फास्ट ट्रैक के आने की वजह से बेमड़ा प्रोजेक्ट में डहनी का काम है, मुख्य कालवा का लाइनिंग का काम है और फिर जो लैंड एक्विजिशन का काम है, ये सब काम ये फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गए। इस वजह से प्रोजेक्ट अभी लाइन अप पे हो गया और इस साल जून 2026 तक प्रोजेक्ट का पूरा काम कंप्लीट करने का पूरा प्लानिंग है। प्रगति समीक्षा के बाद तस्वीर बदलती नजर आई। राज्य सरकार ने निगरानी बढ़ाई, अतिरिक्त बैचिंग प्लांट लगाए गए और कार्य योजना को दोबारा तैयार किया गया। इसके चलते कुल 112 किलोमीटर में से करीब 87 किलोमीटर नहर लाइनिंग का काम पूरा किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय और प्रगति पोर्टल की लगातार निगरानी का नतीजा यह हुआ कि वर्षों से अटकी बेम्बला सिंचाई परियोजना आखिरकार 30 जून 2025 को चालू हो गई। यह परियोजना शुरू होने से महाराष्ट्र में विदर्भ के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे आसपास की तहसीलों में किसानों को सुनिश्चित जल आपूर्ति मिलेगी। इससे फसल विविधीकरण और वर्षा पर निर्भरता में कमी आएगी। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। पहले हम एक फसल लेते थे, अभी पानी आने के बाद 2 फसल ले रहे हम। जब से वो कैनल आया है तब से हमारा कापूस, तूर, चना हम ले रहे, गेहूँ ले रहे। कैनल के भरोसे भी हम सब कुछ सुखी और समाधानी है और अच्छे हैं।
बेमला सिंचाई परियोजना को प्रगति पोर्टल पर लाए जाने के बाद जिस तरह से काम ने रफ्तार पकड़ी वह सुशासन का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। यह परियोजना दिखाती है कि प्रगति जैसे मंच किस तरह वर्षों से लंबित योजनाओं को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। विदर्भ के किसानों के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि विकास के नए अवसर लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुनियादी ढांचे से लेकर आर्थिक मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा तक भारत ने बीते वर्षों में कई अहम उपलब्धियां हासिल की है। आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सिमडेगा में लोगों से विकसित भारत को लेकर उनकी राय ली गई, जहां देश के भविष्य को लेकर उत्साह और भरोसा साफ नजर आया। सिमडेगा में विभिन्न वर्गों के लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिमडेगा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर देवराज प्रसाद का कहना है कि बीते वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल क्रांति, आर्थिक सुधारों और सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। अनेक क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा बहुत थोड़े शब्दों में करना शायद कठिन है, लेकिन एक खुशहाल भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और तेजी से बढ़ेगा। डॉक्टर अनमोल लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है। डिजिटलीकरण ने शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है और विकास को नई दिशा दी है, जिससे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अच्छी हो गई, इसका उदाहरण है कि ये कुछ ही दिनों पहले हमें पता चला है कि यह विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। फ्रांस को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए माननीय मोदी जी ने हमारे देश को विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बनाया। शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के साथ साथ आम नागरिक भी देश की प्रगति को लेकर आश्वस्त नजर आए। उनका मानना है कि तकनीक और नवाचार ने विकास की गति को और मजबूत किया है। आज हमारा देश से बाहर कंट्री लोग अस्त्र शस्त्र खरीदी कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में, विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिमडेगा की बात मैं करना चाहूँगा। हम लोग एकदम बॉल जलता था फिलामेंट में, आज 24 आवर बिजली हम लोग को 0 कटिंग पर मिल रहा है। हर तरह से लोगों को जीने का एक अलग सुकून मिला है। केंद्र सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राजधानी रांची सहित राज्य भर में कल विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिख रहा है। रांची में कई स्थानों पर सरस्वती पूजा के भव्य आयोजन की तैयारी है। मां सरस्वती की प्रतिमा पंडालों में पहुंच चुकी है, बस अब कल पट खुलने का इंतजार है। इधर सरस्वती पूजा के मद्देनजर राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यालय की ओर से अलर्ट किया गया है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। झारखंड की माटी का सुगंधित पर्व टूसू जमशेदपुर के हृदय स्थली गोपाल मैदान में पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक टूसू मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए, जहां एक ओर गगनचुंबी चौड़ल और आकर्षक टूसू प्रतिमाओं ने लोगों का मन मोह लिया, वहीं दूसरी ओर झूमर सम्राट संतोष महतो के गीतों ने पूरे माहौल को पारंपरिक रंग में सराबोर कर दिया। जमशेदपुर का गोपाल मैदान झूमर की मधुर धुनों और मांदर की थाप के बीच मिनी झारखंड के रूप में नजर आया।
झारखंडवासी एकता मंच द्वारा आयोजित इस टूसू मेले में कोल्हान के कोने कोने से लोग अपने पारंपरिक चौड़ल और टूसू प्रतिभाओं के साथ पहुंचे। मेले में जहां झूमर गीतों पर युवा थिरक रहे थे, वहीं वरिष्ठ नेता और अतिथि भी खुद को नृत्य करने से नहीं रोक सके। मेले में उत्कृष्ट टूसू प्रतिभाओं, चौड़ल और बूढ़ी गाड़ी नाच के लिए विभिन्न समितियों को पुरस्कृत किया गया। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में सांसद विद्युत वरण महतो ने अपनी सभ्यता और जड़ों को बचाए रखने का आह्वान किया। झारखंड का जो इतना मधुर सांस्कृतिक विरासत पूर्वजों ने दिया है, इसको जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि वो शहर में टूसू का आयोजन करें, क्योंकि यही एक पर्व है जिसमें आदिवासी मूलवासी सब मिल के, देखिए नगड़ा ढोल के सब पूरा जाति थिरकता है। ये विभिन्न जाति में एकता का परिचायक है और ये सबसे बड़ा उदाहरण। मेले के दौरान झारखंड आंदोलन के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो ने महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देते हुए कुड़मी और आदिवासी समुदाय के बीच एकता की अपील की। हम लोग का टूसू जिस दिन होता है उसके बाद आखान यात्रा जो नया साल मानते हैं, उसका बाद नया काम शुरू करते हैं। ऐसा दिन, ऐसा पर्व को हम लोग सेंटर किया जाए जो एक मैसेज देता है। तो जमशेदपुर जहाँ भारत के हर जगह से लोग आए हुए हैं। विविधता में एकता का संदेश देता यह टूसू मेला न केवल एक उत्सव है, बल्कि झारखंड की अस्मिता और गौरवशाली विरासत को एक सूत्र में पिरोने का एक सशक्त माध्यम भी है। ऐसे आयोजन न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि समाज में सौहार्द और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव भी पैदा करते हैं। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश की रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। आम लोग सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, अंतिम प्रवेश इसका रहेगा 5:15 बजे तक का। इस दौरान उद्यान में घूमने पहुंच सकते हैं। उद्यान सोमवार को रखरखाव के लिए दिन और 4 मार्च को होली के कारण बंद रहेगा। अमृत उद्यान के लिए पंजीकरण और प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट पर की जा सकती है। आगंतुक प्रवेश द्वार के बाहर बने स्वयं सेवा कियोस्क से सीधे टिकट ले पाएंगे। सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास नॉर्थ एवेन्यू मार्ग के पास स्थित गेट संख्या 35 से होगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर 30 मिनट पर शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। शटल बसों को अमृत उद्यान के लिए शटल सेवा बैनर के माध्यम से पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। आम लोग कार्यक्रम को लेकर अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में पारा तेजी पर चढ़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 24 और 25 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सवेरे कुहासे की स्थिति रह सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। आईसीसी के सदस्यों ने 2025 टी20 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने बांग्लादेश की टीम को भारत ने आने पर किसी और टीम को टूर्नामेंट में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है।
आईसीसी ने 2026 टी20 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने बांग्लादेश की टीम को भारत न आने पर किसी और टीम को टूर्नामेंट में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। मतदान में आईसीसी बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को भेजने के पक्ष में मतदान किया और साथ में आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि वो बांग्लादेश सरकार को सूचित करे कि यदि बांग्लादेश 2026 टी20 विश्व कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत आने से इनकार करता रहता है तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी और टीम को भेजा जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन का समय दिया गया है। भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को क्रिकेट में उनके अतुलनीय योगदान और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए शनिवार को अजिंक्य डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके 38 वर्षीय रोहित अब भारत की तरफ से केवल वनडे क्रिकेट में ही खेलते हैं। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। बाईस जनवरी साल 1892 में क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। रोशन सिंह का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छोड़कर शेष तीनों को 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई, लेकिन भयवश अंग्रेजी हुकूमत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए उन्हें 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा कारागार में फांसी दे दी। 22 जनवरी साल 1760 में वांडीवॉश का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। वांडीवॉश भारत के तमिलनाडु राज्य में पुदुचेरी में स्थित है। फ्रांस की सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेना नायक काउंट डी लैली और अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व सर आयरकोट ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार वाली भारतीय बस्तियां माहे, जिंजी और कराईकल भी अंग्रेजों के हाथों गंवा दिए। युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ गया। पराजय के बाद पुर्तगाली और फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव कम होता गया। अन्नदाता की आय दोगुनी करने और खेती की लागत कम करने के संकल्प को प्रधानमंत्री कुसुम योजना धरातल पर साकार कर रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड से एक सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां इस योजना ने पारंपरिक खेती के तरीके को आधुनिक और किफायती बना दिया है। देखिए हजारीबाग से ये रिपोर्ट। हजारीबाग के इचाक प्रखंड में इन दिनों किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना को। अब उन्हें पटवन के लिए ना तो बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है और ना ही महंगे डीजल पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली न केवल पंप चलाती है बल्कि भविष्य में अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ाने का विकल्प भी देती है। हम देखते हैं कि जो किसान में लागत आती है, खेती में जो लागत आती है, उसको ये कुसुम योजना के तहत बहुत लागत में कमी आई है। जो पटवन में ईंधन में जो पैसा खर्च होता था वो लगातार किसानों को बच रहा है। और एक कुसुम योजना, एक यूनिट साल भर में लाखों रुपये किसान को बचाता है। हम सरकार से चाहेंगे कि कुसुम योजना को और व्यापक तरीके से किसानों तक पहुंचाने का काम करे, जिससे सभी किसान इससे लाभान्वित हो और किसानों की आमदनी बढ़े।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को भारी सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों का कहना है कि पहले सिंचाई की कमी के कारण वे केवल मानसून पर निर्भर थे, लेकिन अब 24 घंटे और 7 दिन पानी की सुविधा मिलने से वे साल में 3 फसलें ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कुसुम सिंचाई योजना बहुत बेहतरीन योजना है। ये हम धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का करेंगे। ये किसानों का जब मैंने 12 घंटा जब तक धूप रहा तब तक हम सिंचाई कर सकते हैं। बिजली व्यवस्था में क्या थे कि बिजली आई चली गई, वोल्टेज कम हुआ बेसी। इसमें इतना सुंदर अच्छी व्यवस्था है कि किसान को मैंने पानी कुआं में रहना चाहिए, बोरवेल में पानी होना चाहिए। बाकी ये मस्त योजना है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर मिला था, जो कि बहुत ही लाभदायक है और दिन में तो लगभग हर दिन पानी पड़ता है, पानी सिंचाई होता है। फायदा तो बहुत होता है, इससे बहुत हम लोग का तेल बचता है, बिजली बिल बचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल हजारीबाग के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक के इस मेल ने इचाक के खेतों को 12 मासी खुशहाली की नई राह दिखा दी है। वाकई सौर ऊर्जा का ये उपयोग न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि हमारे किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार भी बन रहा है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। सेहत की बात में आज देखते हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह और उसके निदान के बारे में। गर्भाशय के मुख या ग्रीवा का कैंसर यानी कैंसर सर्विक्स महिलाओं में होने वाला एक आम कैंसर है। अधिकतर मामलों में इसका कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है। चिंता की बात यह है कि ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते। गर्भाशय महिलाओं के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। कैंसर गर्भाशय की अंदरूनी परत या गर्भाशय के मुख या ग्रीवा पर हो सकता है। यदि किसी महिला में ये कैंसर हो जाए तो इसका जल्द इलाज करवाना आवश्यक होता है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, जिससे कैंसर के लक्षणों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में की जा सके। एचपीवी वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। साथ ही कैंसर सर्विक्स के लिए महिला को समय समय पर जांच करवानी चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से प्रभावित होती हैं, लेकिन वास्तविकता में इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, यानी इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। कई ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर सर्विक्स का संकेत हो सकते हैं। असामान्य रक्तस्राव, माहवारी के बीच में खून आना, संभोग के बाद रक्तस्राव, दुर्गंध युक्त सफेद पानी आना या पेट व कमर के निचले हिस्से में दर्द होना। इनमें से कोई भी या कोई अन्य असामान्य लक्षण हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आवश्यक है कि कैंसर सर्विक्स के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। कैंसर सर्विक्स के विषय में जागरूकता और जानकारी इससे बचाव का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने बेटियों के बढ़ते कदम पर जताया हर्ष। बोले, बेटियां हर क्षेत्र में बना रही नित नए रिकॉर्ड। रांची में रेलवे की ओर से सांसदों की मंडलीय समिति की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का कनेक्टिविटी पर जोर, रेल सेवाओं के विस्तार पर मंथन। नई दिल्ली में चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आज दूसरा दिन। फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और झारखंड के सीईओ के रवि कुमार के साथ की बैठक। और विद्या की देवी मां सरस्वती की कल होने वाली पूजा को लेकर राज्य भर में विद्यार्थी वर्ग और श्रद्धालु उत्साहित। राज्य समेत विभिन्न जिलों में भव्य पूजा आयोजन की तैयारी।